हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। अनस्टॉपेबल के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे गाइज, इन दिस वीडियो हम बातचीत करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के ऊपर। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जो इम्पोर्टेंट है आपके हर तरीके के एग्जामिनेशन जहाँ पे भी करंट अफेयर बनता है। खास करके यूपीएससी पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही एसएससी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज डेट है 14 अगस्त, दिन है मंडे, एडिशन है दिल्ली, 20 पेज है और प्राइस है 12 रुपीज़। आई होप कि द हिंदू न्यूज़पेपर आप लोग एवरीडे मंगवाते होंगे अपने रूम पे और इसे पढ़ते भी होंगे। गाइस, इसमें हम बातचीत करेंगे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे करंट अफेयर पे और बहुत सारे कीवर्ड दूंगा जो आपको गूगल सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। तभी जाकर के आप सफलता के उस मार्ग पे पहुंच पाएंगे जहां पे आपको जाना है। अगर आप डिपेंडेंसी 100% कहीं और रखेंगे तो फिर आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से कंज्यूम नहीं कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। और आप अगर बिगिनर्स हैं तो आज से ही आदत लगाइए, और जो लोग पहले से कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा, क्योंकि आपको बहुत सारे कंटेंट के नाम पे बहुत सारी चीज़ें दे दी जाती है और आप उसका रिवीजन नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से चीज़ें आपके माइंड में नहीं रह पाता है। इसलिए कम पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और उसको माइंड में रखो। पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है। गाइस, शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले हम बात करेंगे मणिपुर ऑफिशियल टोल्ड क्वाइट सोशल मीडिया ग्रुप्स। गाइस, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ये वाले पार्ट पे। देखो, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होता है ना, उसको बॉक्स में बहुत छोटे से जगह पे दिया जाता है। यहाँ पे केरला गवर्नमेंट ने, यूँ कहा जाए तो एनसीईआरटी में कुछ ऐसे पार्ट थे, कुछ ऐसे टेस्ट थे, टेक्स्ट थे, उसको डिलीट कर दिया गया था, हटा दिया गया था। केरला गवर्नमेंट ने उसको अपने बुक्स में रखा है। अब सवाल यहाँ ये है कि मुगल एरा को और अकबर काल को लगभग लगभग एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। एक बात बताओ, अगर आप मेडाइवल हिस्ट्री, जैसे कि हिस्ट्री आप पढ़ते हो, तो हिस्ट्री में आपको पता है कि एंशियंट है, मेडाइवल है और मॉडर्न है। ठीक है ना? अब मान लो कि एंशियंट से हड़प्पा सिविलाइजेशन को हटा दिया जाए, या आपको आर्यन सभ्यता को हटा दिया जाए, तो फिर एंशियंट में क्या बचेगा? उसी तरीके से अगर दिल्ली सल्तनत को हटा दिया जाए या मुगल सल्तनत को हटा दिया जाए, तो मेडाइवल हिस्ट्री में क्या रहेगा? फिर क्या ही आप पढ़ पाओगे? फिर क्या ही आप जान पाओगे कि हाँ, हिस्टोरिकल चेंजेस कैसे हुए हैं, एंशियंट से आप मेडाइवल में कैसे एंटर किए हो और मेडाइवल से आप मॉडर्न में कैसे इंटर किए हो, और इस टाइम फेज में, इस क्रोनोलॉजी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ये आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। और कहीं ना कहीं एनसीईआरटी जो इस तरीके से काम किया है कि वो एक हिस्टोरिकल एक हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड था, जो एक समझने की, सोचने की जो क्षमता जो विकसित होती थी एक हिस्टोरियन के अंदर, और यूँ कहा जाए तो जो भी ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट थे, जो समझ पाते थे कि हाँ, अकबर के समय में उन्होंने ऐसे ऐसे काम किया, लेटर मुगल ने ऐसे ऐसे काम किया, जिसकी वजह से वो लोग डिक्लाइन कर गए। तो ये कहीं ना कहीं आपका लाइफ लेसन भी होता है, और इस चीज़ को एनसीईआरटी ने हटा दिया है, लेकिन केरला ने इसको अपने बुक में रखा है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी से मुगल सल्तनत को हटा दिया गया था, उसको फिर से केरला गवर्नमेंट ने अपने बुक में रखा है, क्योंकि ये मिडिल एज के बारे में बात करता है, मिडिल एज के कल्चर के बारे में बात करता है, डिस्कवरीज के बारे में बात करता है, इन्वेंशंस के बारे में बात करता है, वहाँ पे लॉ की कौन कौन से प्रैक्टिसेस चल रही थी उसके बारे में बात करता है। हिस्ट्री में जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, जो साइंस है, जो सोशोलॉजी है, जो उस समय की इकोनॉमी है, उन तमाम चीज़ों के बारे में बात करता है ये मेडाइवल हिस्ट्री। और आप जब देखोगे तो जिस समय ब्रिटिशर्स भारत आए थे, उस समय भी अगर आप देखो तो 1600 ईस्वी से लेकर के लगभग 1700 ईस्वी तक जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था, वो ब्रिटेन से इंडिया में हो रहा था, ना कि इंडिया से ब्रिटेन में हो रहा था। आप देखोगे, दुनिया का जितना भी सोना चांदी था वो सभी भारत में आकर के जमा हो रहा था। इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी, और हमारी जीडीपी उस समय की इतनी तगड़ी थी कि पूरी विश्व की जीडीपी से भी बहुत आगे थी इंडिया की जीडीपी। यू नो वेरी वेल, अगर आप ये हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। अब इसमें मुगल एरा को हटाना और उसके बाद टेक्स्ट बुक से उसको डिलीट कर देना और कुछ और ऐड कर देना, मुझे नहीं लगता है कि ये रिलेवेंट है, बट सिर्फ ये मेरा लगना है। लेकिन केरला गवर्नमेंट ने इसको अपने बुक में रखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इससे बहुत बातें समझ में आती है
कि हाँ, उस समय किस-किस तरीके का नेचुरल क्लाइमिटी आया, फेमाइन आया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा डिस्कशन था, जो आप यूज़ कर सकते हो जीएस पेपर 4 में और आप ऐसे पेपर में यूज़ कर सकते हो, आप एथिक्स वगैरह में यूज़ कर सकते हो इन तमाम कंटेंट्स को। उसके बाद अब हम बात करते हैं दूसरे टॉप लेवल के एनालिसिस कंटेंट के ऊपर। तो गाइज यहाँ पे देखो 14 ऐसे अपने देश में 14 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को नहीं अपनाया है, नहीं अडॉप्ट किया है। और उसमें आपको देखने को मिलेगा एक केरला। केरला में अगर आप एजुकेशन का रेशियो देखो, लिटरेसी रेशियो देखो तो 100 में 100 है, ठीक है ना? 99.99 भी नहीं है, 100 में 100 है। और वहाँ की वो उस राज्य ने इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को नहीं अपनाया है। तमिलनाडु हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, और इस तरीके से 14 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ इन्होंने साइन नहीं किया है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इन्होंने 13,000 करोड़ का फंड रखा हुआ है गवर्नमेंट ने, कि 3 साल के अंदर में हम डेवलपमेंट करेंगे, फ्लैगशिप प्रोग्राम चलाएंगे, स्टार्टअप स्टेट में हायर एजुकेशन को बढ़ावा देंगे, इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा देंगे। तो ये सारे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो पॉलिटिकल डिबेट शुरू हो जाता है कि हाँ, यहाँ पे प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान जो बजट है उसमें सभी स्टेट को एक्स्ट्रा फंड मिलनी चाहिए, हमें एक्स्ट्रा फंड नहीं मिल रहा है, हमने साइन नहीं किया, तो ये वो बहुत सारी बातें हैं। बट सवाल यह ये है कि चाहे कोई भी स्टेट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करे या ना करे, अगर वहाँ की एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी चल रही है और वहाँ की एजुकेशन पॉलिसी से बहुत अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है, बच्चों के अंदर ग्रोथ हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फंड वैसे राज्य को भी मिलने चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली सरकार की राज्य हो या ना हो, क्योंकि किसी तरीके कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। देखिए, सरकारें आएंगी जाएंगी बदलेंगी, बट वहाँ के लोगों को कभी भी नहीं सताना चाहिए कि हाँ, मतलब कि आपने इसको अपना वोट बैंक दिया, आपने इसको चुन लिया, तो इस आधार पे जजमेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर पेरेंट है तो मान लीजिए कि जो फादर होता है, घर घर में चाहे जैसा ही बच्चा हो, सबको एक समान रूप से देखता है। तो वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट मान लो कि वो एक पेरेंट की तरह है, तो उसको हर व्यक्ति, हर राज्य को एक नजरिए से एक नजरिए से देखना चाहिए और सबकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए, ठीक है ना? तो यही एक एनालिसिस था। मणिपुर में सोशल मीडिया, यू नो वेरी वेल गाइस, की सोशल मीडिया का यूज आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और सोशल मीडिया के यूज की वजह से कहीं ना कहीं एंटी नेशनल, कम्युनल, सेपरेटिस्ट और बहुत सारे ऐसे एजेंडा चलाए जाते हैं जिससे हमारे देश की सॉवरेनिटी पे, इंटीग्रिटी पे और बहुत सारी चीज़ों पे अटैक होता है। तो कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें जो चल रही है, तो न्यू डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन में ये सारे प्रावधान होने भी चाहिए थे। और जो भी व्यक्ति इस तरीके के काम कर रहे हैं और जो भी ऐसे चीज़ें फैला रही हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। म क्योंकि मणिपुर आप वायलेंस देखोगे, हरियाणा में वायलेंस देखोगे, तो ये सारी वायलेंस कहीं न कहीं सोशल मीडिया से रिलेटेड है। हो सकता है किसी ने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे, या प्लेटफॉर्म होते हैं, जो भी प्लेटफॉर्म होते हैं आपका सोशल मीडिया कनेक्टिविटीज़ के लिए, उस पे बहुत सारे फेक न्यूज़ फैला दिए जाते हैं, जिसकी वजह से मॉब जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो यहीं पे वो बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना? देखो गाइस, यू नो वेरी वेल कि 15 अगस्त आने वाला है, और 15 अगस्त यानी कि कल के डेट में हम लोग मनाएंगे देश में इंडिपेंडेंस डे, और ये हमारा 77वां इंडिपेंडेंस डे होने वाला है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा लगाया गया है, इंस्टॉल किया गया है, कहाँ पे? लाल किले के पास। उसके बाद एंटी ड्रोन सिस्टम को एस्टैब्लिश किया गया है, कहाँ पे? पूरे दिल्ली में। और यूँ कहा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली रेड फोर्ट के आसपास में ऐसा माना जा रहा है कि 20,000 लोगों का आवागमन होने वाला है आज के कल के डेट में, और इसलिए वहाँ पे 4 लेयर में सिक्योरिटी का व्यवस्था किया गया है, ताकि सिक्योरिटी को बहुत अच्छे से तगड़े तरीके से मैनेज किया जा सके, यानी कि सुरक्षा पद्धति को काफ़ी अच्छे तरीके से देखा जा सके, ताकि कोई भी ऐसी घटना ना घटे हमारे देश में। इसलिए हर तरीके की वहाँ पे जाँच चल रही है, बहुत अच्छे से काम चल रहा है, और काफ़ी हैपली तरीके से हम लोग इसको मनाने वाले हैं। यहाँ पे
जो भी जो काइट फ्लाइंग है उसको प्रोहिबिट कर दिया गया है, सिटी में बंद कर दिया गया है ट्यूसडे को, कि आप काइट को फ्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे। जो अनआइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको शट डाउन कर दिया गया है कि उसको अभी बंद कर दिया जाए। और यहाँ देखो तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि 77 इंडिपेंडेंस डे दिल्ली पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। 15 एआई बेस्ड कैमरा लगाया गया है, 1000 सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, काइट कैच पे बैन कर दिया गया है, एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है, 4 लेयर सिक्योरिटी लगाया गया है, फूड फॉल जो है 20,000 के आसपास में है, ट्रैफिक कर्व को कम कर दिया गया है, जो कि आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि 4 बजे से लेकर के 11 बजे तक ही चलेगा, उसके बाद उसको बंद कर दिया जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है कि इस तरीके की सुरक्षा पद्धति के साथ हम लोग एन्जॉय करेंगे अपने देश की 77th इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता की आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है उसमें और भी अच्छे से हम लोग इसको एन्जॉय करने वाले हैं। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो गाइस, ये वाला तो ठीक-ठाक है, इसको आप देख लेना। और अगर आप दिल्ली में हो तो इसका नज़ारा ज़रूर लेना, बहुत ही प्यारा है। क्योंकि मुगल गार्डन है उसको खोल दिया गया है। और ये फ्लावर जो है अमृत उद्यान, ठीक है ना? राष्ट्रपति भवन है, तो राष्ट्रपति भवन के पास ही है मुगल गार्डन। तो मुगल गार्डन को खोल दिया गया है। ये शुरू हो जाएगा 16 अगस्त से 17 सितंबर तक चलेगा। इसको डिज़ाइन किया था एडविन ने। और आइकॉनिक गार्डन है, और 15 एकड़ में इसको बनाया गया है। तो काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी प्यारा है, मैं गया हुआ हूँ, काफ़ी खूबसूरत है। अगर आप दिल्ली में हैं तो इसका आप इस व्यूज़ का नज़ारा ज़रूर लेना एक बार जा कर के। लाइफ़ में आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे फूल्स मिलेंगे, फ्लावर्स मिलेंगे जो आपने शायद कहीं देखा नहीं होगा, जो आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो काफ़ी प्यारा है, जा कर के देखो, एन्जॉय करो गाइज़। एक यहाँ पे न्यूज़ है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये भी आपका एथिक्स पेपर, जीएस पेपर, आपका जो एसए पेपर है उससे कनेक्ट आप कर सकते हो। जो हाई कोर्ट है उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है टोटल बैन ऑफ एसिड सेल पे। देखो गाइस, यू नो वेरी वेल कि महिलाओं के ऊपर एसिड अटैक बहुत बार हुआ है, और इससे कहीं न कहीं लाइफ, करियर, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, सब कुछ समाप्त हो जाता है, खत्म सा होने लगता है। और इसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि देखो, जो एसिड सेल है, इसको हम टोटली रूप से बैन नहीं करेंगे, ठीक है ना? और ये कहीं न कहीं जो इसके सर्वाइवर्स हैं, उनको इस फैसले से ये लोग उतनी ज़्यादा खुशी, मतलब कि इनको खुशी नहीं मिला है, क्योंकि इनका मानना था कि चलो कहीं न कहीं इनको इंसाफ मिलेगा, कि हर तरीके का जो एसिड है, मतलब कि एसिड जो अटैक होता है, तो सर्वाइवर्स चाह रहे थे कि इसको पूर्ण रूप से बैन हो जाए, ताकि इसका मतलब कि कोई कंज़्यूम ही ना कर पाए, इसका कोई यूज़ ही ना कर पाए, ठीक है ना? तो या उस पे हाई कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया है कि हम टोटल रूप से बैन इसमें नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे असम में फ्लड आया, और इस फ्लड से लगभग-लगभग 70,000 लोग जो हैं इफ़ेक्ट में आए हैं। देखो, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, भारत के कुछ ऐसे स्टेट हैं, जहाँ पे बारिश भी खूब हुआ है, फ्लड भी आया है, जान-माल के नुकसान भी हुआ है। और वहीं पे कुछ ऐसे भी राज्य हैं, जहाँ पे सूखा हो गया है, और वो डिमांड कर रहे हैं कि हाँ, मुझे अब सूखा घोषित करने के लिए जो नेशनल डिज़ास्टर फंड है, या स्टेट डिज़ास्टर जो फंड है, उसमें बदलाव करने की भी माँग कर रहे हैं सेंटर से। तो वो भी ये न्यूज़ में है, बताएँगे। यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च कर दिया है हर घर तिरंगा को, तो इसे भी आप देख लेना कि हर घर तिरंगा जो कैंपेन था वो लॉन्च हो गया है, ठीक है? और आप अपने घरों पे तिरंगा लगा सकते हैं। और तिरंगा जो अमेंडमेंट किया गया, फ्लैग जो हम लोग लहराते हैं, तिरंगा जो लहराते हैं, उसमें जो अमेंडमेंट कर दिया गया, ये बहुत ही बड़ा अमेंडमेंट और बहुत बड़ा अचीवमेंट है, कि हर भारतीय अपने घर पे आज़ादी का तिरंगा फहरा सकते हैं। समझ रहे हो ना? जो कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। जो देखो आगे का न्यूज़ क्या है? तो ये बहुजन कल्चर, आर्ट और लिटरेचर ड्रॉट कंट्री, ये बहुत अच्छा है कि यहाँ पे हर तरीके के लोगों ने मिल करके बहुत अच्छा काम किया है। और वो इस तरह काम कर रहे हैं जिसमें हर ग्रुप के लोग हैं, चाहे वो स्वीपर्स हों, वाशरमैन हो, वर्कर्स हों, हर तरीके का। और उन्होंने एक बुक रिलीज किया है जो जिसका नाम दिया गया है बहुजन, ठीक है ना? तो इसको याद रखना। मैंने एक बार बोला, अभी मैंने जस्ट ही बताया था कि कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पे फ्लड है, जैसे कि दिल्ली ले लो, आप दिल्ली ले लो, और ये कौन-सा था एक बार देख लेना, तो मुझे मिस कर गया। दिल्ली ले लो, असम ले लो, और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे फ्लड है। और वहीं पे कर्नाटक के जो ये चीफ मिनिस्टर हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि देखो साहब, ऐसा है कि जो सूखा का जो
मैनुअल है, ठीक है ना? उसमें कुछ बदलाव करो, क्योंकि हमारा 14 ऐसा एग्रो क्लाइमेट ज़ोन है हमारे स्टेट में, जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि ड्रॉट आ चुकी है। और जो एसडीआरएफ फंड है, जो एनडीआरएफ फंड है, इस नॉर्म्स में कुछ बदलाव करो, ठीक है ना? तो ये भी आपको मैंने अब बता दिया, तो ये भी आप लोगों ने देख लिया। आज के एडिटोरियल में गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान पॉलिटिकल रोलर कोस्टर कंटिन्यूस। देखो गाइस, इसमें बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अभी भी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी चल रही है। क्योंकि आप देखो तो अभी तक जब से आप देखोगे कि इमरान खान जब से आए हैं तब से लेकर के अभी तक 3 प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के चेंज हो चुके हैं। 2 तो ऐसे चेंज हो चुके हैं, तीसरा अभी नॉमिनेट किया गया है, बनाया गया है। लेकिन आज भी देखा जाए तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो पार्टी है आज के डेट में वो इमरान खान की ही पार्टी है। क्योंकि यहाँ पे देखो, ये सिंगल मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन इन द कंट्री, सबसे पॉपुलर और लार्जेस्ट पार्टी आज भी इमरान खान की है। अब इमरान खान की पार्टीज का डिक्लाइन क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे देखो तो इमरान खान अपने आप को आई एम द गॉड वाली उनको अंदर फीलिंग आने लगी थी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आई एम डेमोक्रेसी। ये एरोगेंट हो गए थे, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था, इम्पल्सिव नेचर हो गया था। तो बहुत सारी चीज़ें थी इमरान खान के अंदर, जिसकी वजह से इनको डिस्क्वालीफाई किया गया। और 3 साल का लगभग इनके ऊपर 2 साल का 2 साल के लिए इनको जेल हो गया है। फिर 5 साल के लिए इनको पॉलिटिकल कैरियर से हाथ धोना पड़ा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इनस्टेबिलिटी पैदा करती ही करती है। क्योंकि एक देश का अगर कोई प्रमुख है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, अगर उनके द्वारा कोई गलती की जाती है तो वो सच में वो गलती नहीं बल्कि महा गलती होता है, और वैसी गलती को नहीं दोहराना चाहिए। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है कि माफ़ करना, 3 साल का उनको जेल हुआ है। और उसके बाद वो भी करप्शन चार्ज, ठीक है ना? अब बताओ, जिस देश का प्राइम मिनिस्टर ही करप्ट हो, उस देश के लोगों के बारे में मतलब कि आप क्या ही कह सकते हो, समझ रहे हो ना? और यही पाकिस्तान का हाल है भाई। और 5 साल अब ये पॉलिटिक्स से बैन कर दिया, तो 5 3 8 हो गया। अब 8 साल तो ये पॉलिटिक्स में वैसे भी नहीं आ सकते, समझ रहे हो ना? तो स्थिति तो बुरा होने ही वाला है। और इस तरीके से बहुत सारी इसमें चर्चा की गई है, तो एक बार पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। ओवरऑल कहने का सेंस ये है कि जो भी देश हो, चाहे जो भी कंट्री हो, वहाँ की जो प्रमुख है, जो महामहिम है, उनको काफ़ी स्वच्छ प्रवृत्ति की होनी चाहिए। और साथ ही उनका जो नेचर होना चाहिए सभी के लिए इक्वल होना चाहिए। चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे पोजीशन में हो, कोई भी हो, चाहे आपके देश का नागरिक हो, नेता हो, मतलब कि वर्कर्स हो, हर के लिए उनका नेचर एक जैसा होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन उनके अंदर नहीं होना चाहिए। और इस तरीके की घटनाएं तो बिल्कुल भी नहीं घटना चाहिए, जैसे करप्शन जैसा चीज़। उसके बाद मैंने देखो गाइस 2-3 दिन पहले बातचीत किया था कि बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जिसके नाम में चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता हो गया, और इसके ऊपर मैंने डिटेल्स में बात भी किया था। जो सीआरपीसी है उसका भी नाम चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे भारतीय नागरिक की सुरक्षा संहिता है, जो सीआरपीसी को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के नाम को चेंज किया गया है। तो इसी के ऊपर एक आर्टिकल है जिसको आप देखना, अच्छा लगेगा। आज के चारों आर्टिकल बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप ये वाला आर्टिकल पढ़ सकते हो, ये वाला आर्टिकल पढ़ सकते हो, और ये भी वाला आर्टिकल पढ़ सकते हो। आपको अच्छा लगेगा और बहुत सारे आपकी चीज़ें मिल जाएँगी। ज्ञानवापी वाले पे भी बहुत अच्छा ये आया हुआ है कि यहाँ साइंटिफिक सर्वे होना चाहिए ज्ञानवापी का, और ये बहुत ज़रूरी है। साइंस अगर साइंटिफिक डाटा अगर आता है तो उससे मतलब कि हर ग्रुप से, हर रिलीजन के लोगों को भी एक फेथ होता है कि हाँ चलो, एक साइंटिफिक डाटा है और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया गया है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि हाँ, यहाँ पे हिंदू टेम्पल था या जो भी टेम्पल था, ठीक है ना? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये इसका साइंटिफिक डाटा के ऊपर भी बातचीत किया जा रहा है, ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पे इंडियन जुडिशियल डाटा हाइड मोर देन द रिवील इन वेल केसेस। तो यहाँ पे इसके बारे में बात किया गया है, तो इसको एक बार देख लेना। जहाँ पे झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ वगैरह सबके बारे में बात किया गया, एक चार्ट ही दे दिया गया है। ये वाला आपका कॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे कि आपका जो केस हुआ था, ठीक है ना, हरियाणा वाले में, और जैसे कि नू एंड हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में जो वायलेंस हुआ था उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया है। तो पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। जो जो खास न्यूज़ थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम से, कि जब अरुणाचल प्रदेश में हाइडल प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनको सौंप दिया गया है। यहाँ पे देखो, सीपीएसयू को दे दिया गया है, सेक्टर ऑफ अंडरस्टैंडिंग को दे दिया गया है सेंट्रल
पब्लिक सेक्टर अंडरस्टैंडिंग को दे दिया गया 12 अगस्त को, ठीक है ना? क्योंकि ये इकोनॉमिकली तौर से देखा जाए तो कहा जा रहा था कि लगभग-लगभग इतने करोड़ की मतलब कि इसमें आवश्यकता पड़ेगी जिससे 11,523 मेगावाट का बिजली जनरेशन होगा, ठीक है ना? और ये प्रोजेक्ट कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो ये सतलज विद्युत निगम इसका नाम दिया गया है, तो ये भी आप याद रखोगे, ठीक है ना? तो यही सारी चीज़ें हैं, इसको एक बार पढ़ना आपको और भी चीज़ें समझ में आ जाएँगी, ठीक है ना? तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ था, जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना? और न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ो क्योंकि उससे आपके सोचने-समझने की क्षमता बढ़ती है और इंग्लिश से मत डरो और जिस तरीके का मैंने एनालिसिस करके आपको बताया बहुत कम टाइम में, तो आप भी ऐसे कर सकते हो बहुत कम दिनों में। तो बस न्यूज़पेपर पढ़ो और जो एनालिसिस है उसे सुनो और ये वाला डेटा के नोट्स बना लेना, इम्पोर्टेंट है और ये आपका कोविड से रिलेटेड कुछ इसमें साइंटिफिक डाटा दिया गया है, तो इसको पढ़ लेना, ठीक है ना? तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रेट, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।